गाइस, फ्रेमवर्क स्टार्ट करते हैं। और F7 में दो तरह के फ्रेमवर्क्स हैं। F7 के पेपर में सिलेबस में फ्रेमवर्क जो है वो दो तरह के हैं। एक है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क और एक है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब फ्रेमवर्क वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं जिनको फॉलो करना है हमने फाइनेंशियल रिपोर्टर्स ने। सही है, ये हमारे लिए ये फ्रेमवर्क है, ये गाइडलाइंस हैं, पॉलिसीज हैं। कुछ हमारी अकाउंटिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। सही है, कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें हैं कि यार गुड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे होगी। सही है, गुड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे होती है, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं रिकॉर्ड्स बनाते वक्त। जैसे कि एक्रूअल कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। सही है, मैचिंग कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक सब्सटेंस, प्रूडेंस। तो कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ। तो ये वाला चैप्टर अभी हमने पढ़ा नहीं है, डिस्कस नहीं किया। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है ये वो कह लो कि हम फाइनेंशियल रिपोर्टर्स जो है ना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टर्स, उनको कौन लाइक के ये कॉन्सेप्ट्स, ये स्टैंडर्ड्स बनाता है, कौन ये पॉलिसीज गाइडलाइंस बनाता है। सही है, वो डायरेक्टर कौन है हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टर्स का। ये IS 16 किसने बनाया है? IS 16 हमें कौन कह रहा है कि जो है ना फॉलो करो? ये कौन है ऐसी इंस्टीट्यूशन या कोई पार्टी या इंसान या कौन है ऐसा इदारा, कौन सा ऐसा इदारा है जो हमें डायरेक्शन दिखा रही है? कौन है जना जो हम लोगों को ये बता रहा है कि भाई आप लोगों ने ऐसे ऐसे करना है, IS 2 में ऐसे करना है, IFRS 16 में ऐसे करना है? ये कौन है और उसने क्या प्रोमिस किए हुए हैं? क्या वो अकेला काम करता है या कोई और भी इसके साथ इदारे मिलके काम कर रहे हैं? तो इस पे डिस्कस करेंगे। सही है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पे। अब सबसे पहले रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की इंपॉर्टेंस के बारे में बता रहे हैं कि यार ये बहुत ही ज़रूरी है, अहम है। अगर हमारा कोई डायरेक्शन वाला ना होता तो क्या होता? क्या इशू अराइज होता अगर हमें कोई रेगुलेशन बताने वाला होता ही ना? मतलब रेगुलेशन तो उसी को कहेंगे ना जो डायरेक्ट कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कि अगर रेगुलेशन ना होती तो फिर क्या होता? तो अगर कोई एक बंदा जिम्मेदारी नहीं लेगा इस चीज की, तो देयर वुड बी नो मीन्स ऑफ प्रोमोटिंग कॉम्प्लायंस। इसका मतलब है कि हम लोग ये चाहते ही नहीं है कि कोई रूल्स बनाए कि उसको फिर फॉलो भी किया जाए। ये हम लोग प्रमोट ही नहीं कर रहे ये काम। हमने क्या किया है, अगर रेगुलेशन नहीं होगी, अगर रेगुलेशन नहीं होगी, अगर डायरेक्टर नहीं होगा, वो जिम्मेदार बंदा नहीं होगा जो ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी ले रहे हैं, अगर वो नहीं होगा तो इसका मतलब है हम लोग चाहते ही नहीं है। तो क्यों ये इम्पोर्टेंट है? एक तो ये है कि भाई इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ताकि कंप्लाइंस को प्रमोट किया जाए कि भाई सब यही फॉलो करोगे। नहीं, अगर इस तरह का कोई रेगुलेशन होगी, कोई बॉडी नहीं होगी रेगुलेटरी, कोई इंस्टीट्यूट इदारा नहीं होगा रेगुलेटरी, तो लोग अपनी अपनी करेंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने सबको ये मना करना है कि सबने अपनी अपनी नहीं करनी। जो IFRS फॉलो कर रहे हो वो ये कॉन्सेप्ट्स लगाओगे, ये रेगुलेशंस लाइक के पॉलिसीज गाइडलाइंस लगाओगे। अच्छा, तो ये ज़रूरी क्यों होता है? तो प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ताकि
जिसकी जो नीड है स्टेक होल्डर की, शेयर होल्डर वगैरह की, बैंक वालों की, कस्टमर की, उन सबसे रेलेवेंट डेटा उनको दिखाया जाए। और हर ट्रांजैक्शन का जो सब्सटेंस है कि फ्यूचर में फायदा देगी एक चीज, तो उसको एसेट ही लिखोगे, लाइबिलिटी नहीं लिख सकते। तो इसीलिए जो है ना, ये हमें किसने बताया? जो रेगुलेशन कर रहा है, जो रेगुलेटरी बॉडी है, उसी ने ही बताया कि जो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स दे रहा हो वो एसेट है, उसको एज एसेट लिखो। तो ये फेथफुल रिप्रेजेंटेशन होती है इस तरह। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से ये दो फायदे हैं गाइस, इन दोनों लफ्जों को याद रखना। सही है, मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से याद रखना है बस। क्योंकि इसका क्वेश्चन F1 का जो पेपर है ना, F1 का, वैसा MCQ होगा, बहुत आसान होगा। बट यू नीड टू नो ऑलमोस्ट ए लॉट ऑफ थिंग्स टू, मतलब कि इस चैप्टर में बहुत ज्यादा चीजें हैं। सही है, तो फ्रेमवर्क की जरूरत है। पहले रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का फायदा बताया कि इससे होगा क्या। अच्छा, ये मैंने ऊपर किस चीज का जिक्र कर दिया था, रेलेवेंट का मतलब यही है। तो देर इज अ नीड फॉर रेलेवेंट फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क चाहिए होता है जिसमें प्रिंसिपल्स लिखे हुए होते हैं, और उस प्रिंसिपल्स के मुताबिक ही स्टैंडर्ड उसी पे डिपेंड कर रहा होता है। सही है, बात समझ आई है? तो जैसे जैसे इकोनॉमीज चेंज हो रही हैं, बिजनेस चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही है, तो स्टैंडर्ड्स भी साथ साथ फर्दर इन्हांस डेवलप होते जाते हैं, चेंज होते जाते हैं। तो सबसे पहले रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में मैंने जनरल डिस्कशन की है, आगे चलते हैं। जो जो कंट्रीज IFRS फॉलो कर रही हैं, पाकिस्तान भी कर रहा है, तो हमने कुछ, जब ये स्टैंडर्ड अप्लाई कर रहे होंगे ना, ये CA वाले जब अप्लाई कर रहे होते हैं IS16, तो वो IS16 का जो इंटरनेशनल जो वर्डिंग्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, जो हम ACCA वाले भी फॉलो कर रहे हैं, हम तो एज इट इज़ फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग किसी स्पेसिफिक नेशन को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे होते ACCA वाले। सही है, तो हम लोग इंटरनेशनल रूल्स फॉलो करते हैं, हम पे नेशनल लेजिस्लेशन नहीं आ रही होती। बट जिस वक्त हम लोग फर्म में, एक CA की फर्म में काम करने जाते हैं, एक पाकिस्तानी कंपनी की अकाउंटिंग करने जाते हैं, तो उधर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी नहीं लगता। उधर कुछ ना कुछ रूल्स नेशन वाइड भी लग रहे होते हैं। अब हमारे पाकिस्तान में टोल टैक्स कैसा है, रोड टैक्स कैसा है, कि आप मोटरवे पे जैसे ही चढ़ते हो और जिस जगह से एग्जिट करते हो उसके हिसाब से टैक्स होता है। तो काफ़ी कंट्रीज में ऐसा तो नहीं है, काफ़ी कंट्रीज में सालाना टैक्स दे दो, उसके बाद गाड़ी जिधर मर्जी घुमाते रहो। सही है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग किसी एक जर्नी के साथ अपने टैक्स को रिलेट नहीं कर सकते, तो वो P&L में डाल देते हैं। हम लोग जर्नी के साथ रिलेट कर सकते हैं, तो हम लोग एसेट की वैल्यू में डाल देते हैं। कि फॉर एग्जांपल हम लोग एसेट लेके आए कराची से, तो पाकिस्तान में टोल टैक्स पता लग जाएगा कि कराची से यहाँ तक कितना था, हमने कितना टैक्स दिया है, तो वो एसेट की कॉस्ट में शामिल हो जाएगा। बट रोड टैक्स जनरली, हमारा जो इंटरनेशनल वर्डिंग है, इंटरनेशनल कोडिंग है, वो क्या है कि भाई मोस्टली कंट्रीज में ये निकालना मुश्किल है कि कितना टैक्स बनता है स्पेसिफिक जर्नी के साथ। तो इसलिए हम लोग कैपिटलाइज नहीं करते। F2 F3 में यही रूल हमने पढ़ा हुआ है कि रोड टैक्स कैपिटलाइज नहीं होगा। इवन F7 में भी ये यूरोपियन यूनियन लिखा हुआ है। सही है, यूरोपियन यूनियन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो एक तरह से यूरोप में, लाइक फाउंडिंग, उसकी फाउंडर्स जो है वो यूरोप में है, वो एप्लीकेबल ज़्यादा फॉलो जो हो रही है वो यूरोप में है, तो यूरोपियन यूनियन जो है वो भी, उनकी भी बात सुननी पड़ती है हमें। और फिर यूरोप में जिस जगह पे स्टॉक एक्सचेंज के कुछ अगर स्पेसिफिक स्पेसिफिक रूल्स हैं कंट्री में, तो उनको भी हमें फॉलो करना पड़ता है। बाकी एज इट इज़ लाइक स्टैंडर्ड हम फॉलो करते हैं। बट जो नेशन ये फॉलो कर रही है वो नेशनल लॉ को भी थोड़ा बहुत देखती है, या जो उनकी यूनियन वगैरह जो भी है उस एरिया की, उस कॉन्टिनेंट वगैरह की, तो उसको भी फॉलो करते हैं। अच्छा, तो बस ये कोई याद करने वाली बात नहीं है। सही है, इतनी खास सीधी सी बात है कि जब आप स्टैंडर्ड अप्लाई कर रहे होगे तो इंटरनेशनल उसको तो फॉलो कर रहे होगे, नेशनल को भी फॉलो करोगे। अकाउंटिंग जो है उसकी रेगुलेशन करना, लाइक कि कोई जिम्मेदारी ले रहा है और वो ये सब कुछ बना रहा है, वो एक्सपर्ट बन रहा है, सही है, वो गुरुजी है, तो ये क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है? ताकि यूजर्स जो है ना, यूजर्स जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, मैंने ऊपर भी बताया कि मीटिंग द नीड्स ऑफ यूजर्स। तो जो जिसने स्टेटमेंट यूज करनी है उसकी जो है ना नीड के मुताबिक हम लोग बनाएं, ताकि उसको कम से कम हम लोग इंफॉर्मेशन दे,
बट उसके लिए वो पूरी पूरी इंफॉर्मेशन हो। बात समझ आई नहीं आई है? उसने जो डिसीजन लेना था वो उस इंफॉर्मेशन को देख के वो इजीली ले सकता हो। ना उसको हम ज्यादा इंफॉर्मेशन दें ना वो कम दें। तो इसीलिए इस बात को यकीन दहानी के लिए रेगुलेशन कोई अथॉरिटी सामने आती है, सही है। लाइक कि कोई ऑथराइज इंस्टीट्यूशन हमने उसको ये ठेका दिया हुआ है कि आप ये दुनिया के इंटरनेशनल लॉज जो ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो कंट्रीज फॉलो कर रही हैं, आप उनके लिए रूल्स बनाओ। देखो सिर्फ स्टैंडर्ड बन जाते, सिर्फ स्टैंडर्ड कि भाई डेबिट ये करो क्रेडिट वो करो, ये कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं हो गया। ठीक है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ने ही बताया कि किस वक्त डेबिट करो किस वक्त क्रेडिट करो, सही है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ही कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक वो कर रहे थे, ये दोनों एक ही हो गए। एक थ्योरेटिकल बात होगी और एक इंसान हो गया या कंपनी हो गई जो इस चीज़ का जिम्मा ले रही है। तो ये जो जिम्मा ले रही है, क्या ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बस बहुत हो गया? तो नहीं। आपने कंपनी कंपनी को देखना होता है स्टैंडर्ड बनाते वक्त। आपने डायरेक्टर्स वगैरह की जो ट्रांजेक्शन्स वगैरह सेवन में तो है नहीं, डायरेक्टर्स की एसबीआर में ही आती हैं। आपने लॉज को देखना होता है, तो हम लोग तो इंग्लिश लॉ फॉलो कर रहे हैं। आपने मार्केट को देखना होता है। याद रखना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के डिफरेंट वर्जन भी हैं, यूके वर्जन, पाकिस्तान वर्जन। वो क्या है कि होगा इंटरनेशनली, पाकिस्तान इंटरनेशनली फॉलो कर रहा है, उसमें थोड़ा बहुत पाकिस्तानी टच भी दिया हुआ होगा। लाइक के जिस तरह मैंने अभी रोड टैक्स का बताया कि पाकिस्तान में जाना हम लोग रिलेट कर सकते हैं तो कैपिटलाइज करेंगे, सही है। तो वो थोड़ा बहुत उसमें वो दिया हुआ होता है। बाकी क्या होता है कि होता हुआ इंटरनेशनली है। हम लोग जो आईएफआरएस जो हम फॉलो कर रहे हैं, आईएएस जो फॉलो कर रहे हैं, ये आईएएस का नाम अब खत्म हो गया, पुराने स्टैंडर्ड्स के साथ था, अब आईएफआरएस लगता है। इसका अब नाम पहले आईएफआरएस था, अब आईएफआरएस स्टैंडर्ड रख दिया है, सही है, चेंज करके। तीन एक सेशंस पहले चेंज किया। फिर पिछले साल 2022 में सितंबर में चेंज हुआ। आई होप सो, या अब जुलाई में हुआ था, बस थोड़ा ही अरसा हुआ है। तो आईएफआरएस स्टैंडर्ड नाम है आईएएस वगैरह का। हम लोग जो आईएफआरएस है ना, जो रेगुलेशन है जो ये काम कर रही है, उसने प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच फॉलो की है, सही है। एक होती है रूल बेस्ड, एक होती है प्रिंसिपल बेस्ड, सही है। तो इसने क्या फॉलो किया? प्रिंसिपल बेस्ड। पहले मैं प्रिंसिपल बेस्ड बताता हूँ, फिर मैं रूल बेस्ड बताऊंगा। तो प्रिंसिपल बेस्ड में स्टैंडर्ड्स प्रिंसिपल्स पे बनाए जाते हैं, और प्रिंसिपल्स में सख्ती थोड़ी कम होती है, लाइक कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्रिंसिपल्स में। रूल्स में रूल्स में जो है ना, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, बस वो क्या होता है, उसको कुक बुक नाम दिया हुआ है कि जिस तरह कोई खाना बनाने के लिए आप कोई बुक देखते हो और उसमें जो जो लिखा हुआ आप वैसे वैसे करते जाओ, तो उस खाने जैसा बन ही जाता है, सही है, कुछ क्लोज इनफ बन जाता है। तो क्या है कि वो रूल होता है कि बस वो फॉलो करना ही करना है। प्रिंसिपल क्या है कि इसमें आपको जजमेंट भी यूज करने का कहा जाता है, पास्ट एक्सपीरियंसेस को भी यूज करने का कहा जाता है। तो ऐसी एग्जांपल स्टैंडर्ड्स में है। प्रोविजन में हम लोग जजमेंट यूज करते हैं कि प्रोबेबल है आउटफ्लो या नहीं है। बात समझ आई नहीं? हम लोग एस्टिमेशन करते वक्त जो है ना, अपने प्रिंसिपल्स और लाइक के पास्ट के हम लोग अलाउंसेस को देखकर इस साल का अलाउंस कैलकुलेट करते हैं। तो प्रिंसिपल्स में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ी सी नरमी होती है। अच्छा, द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स द बैकग्राउंड। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हमने अभी नहीं डिस्कस किया गाइस। कॉन्सेप्ट्स क्या है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट वगैरह यू गाइस नो, सही है। ये F3 F2 में यही चैप्टर था, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इसको सपोर्ट करता है, किसको? जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क करेगी। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या करेगी? वो ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाएगी, वो ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाएगी जो प्रिंसिपल्स हो, जिसमें प्रिंसिपल्स हो। तो द conceptual framework provides the background of principles within standard can be developed। तो डेवलपमेंट जब रेगुलेटरी बॉडी डेवलप कर रही होगी स्टैंडर्ड्स, तो वो किस चीज़ को माइंड में रखेगी? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को, सही है। और ये बात मैंने बोल्ड करके इधर लिखी हुई है, यही बात जो भी मैंने समझाई है, यही बात मैंने यहाँ लिखी हुई है कि स्टैंडर्ड्स जब बिल्डअप हो रहे होते हैं, डेवलप हो रहे होते हैं, तो आईएफआरएस लाइक स्टैंडर्ड्स जब बनते हैं,
तो रेगुलेटरी बॉडी जो है वो किस चीज़ को फॉलो करती है, बेस किसको लेती है, कॉन्सेप्ट्स को। सही है। और दिस सिस्टम इज इंटेंडेड टू इंश्योर दैट स्टैंडर्ड्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड विच आर इन कॉन्फ्लिक्ट। तो कोई कॉन्सेप्ट्स फॉलो करने पड़ेंगे, वो कॉन्सेप्ट्स फॉलो करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट बीच में नहीं आएगा। अगर कॉन्सेप्ट ना होते और हम स्टैंडर्ड बनाते तो फिर वो कॉन्फ्लिक्टिंग होते। तो एक कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक चीज़ को करना, तो फिर उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता। अच्छा, जब कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक बनाए जाएंगे स्टैंडर्ड, तो जो नहीं फॉलो कर रहा उसका पता लग जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट्स होते ही ना, तो हर कोई तो अपनी अपनी कर रहा होता। तो कौन फॉलो कर रहा है कौन नहीं फॉलो कर रहा, तो वो तो हम आइडेंटिफाई ना कर पाते फिर। अगर फ्रेमवर्क है ही नहीं, तो फिर रूल्स के मुताबिक बस आप कोई रूल रख लो और वो रूल के मुताबिक आप फॉलो करो। सही है। ये अमेरिकन सिस्टम जो है, अमेरिकन अकाउंटिंग जो है, अमेरिकन जो है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ये यूरोप वाली नहीं मानते, जो हम लोग पढ़ रहे हैं एसीसीए वाले। तो वो रूल बेस्ड अप्रोच फॉलो करते हैं। सही है। और रूल बेस्ड अप्रोच में क्या है कि भाई ढेर सारे रूल्स लिख दिए जाते हैं, बस वो फॉलो करते जाओ। कोई भी आपने माइंड शाइंड नहीं यूज करना, कोई जजमेंट नहीं यूज करनी किसी जगह। तो रूल बेस्ड अप्रोच जो फॉलो कर रहे हैं लाइक अमेरिकन, तो इसको कुक बुक अप्रोच कहते हैं, नाम दिया है। और इसमें क्या होता है रूल बेस्ड अप्रोच में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो रूल्स होते हैं, और वो रूल्स कंपनीज ने मस्ट फॉलो करने हैं रिपोर्टिंग करते हुए। कोई भी मसला होता है तो बस रूल्स की मदद ली जाती है, जो रूल्स लिखे गए हैं बस वही फॉलो करो। तो इसमें क्या फायदा है कि जजमेंट नहीं यूज करने पड़ती, जजमेंट नहीं यूज करने पड़ती। सही है। तो जजमेंट जहाँ यूज करने पड़ जाए तो वहाँ पे गलती भी हो सकती है। तो अक्सर जजमेंट यूज लाइक के ना करना और एक रूल फॉलो करना, तो ये रूल बेस्ड सिस्टम है। तो ऑडिटर्स को जजमेंट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ती है। आप लोगों ने भी एफेड नहीं पढ़ा, उसमें बहुत ज़्यादा जजमेंट वाला काम है। सही है। ऑडिटर्स का तो वो क्या करते हैं कि भाई लाइक ऑडिटर्स कहते हैं कि कहीं हमसे जजमेंट गलत ना हो जाए और हम लोग गलत बयानी ना करते अपनी ऑडिट रिपोर्ट में किसी कंपनी के बारे में, कि वो करप्शन कर रही थी और हम बोले कि ये ट्रू एंड फेयर रिपोर्टिंग कर रही है, तो बाद में पता लगा कि करप्ट है। तो ये तो ऑडिटर पे भी लाइक के प्रॉब्लम बन सकती है। तो इसीलिए ऑडिटर कहते हैं कि यार हम लोग जजमेंट कम ही इस्तेमाल करें, हमारे लिए रूल्स बनाओ। सही है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाले कहते हैं कि भाई नहीं, हमारे लिए प्रिंसिपल्स बनाओ। तो ऑडिटर्स की जॉब और है, फाइनेंशियल रिपोर्टर्स की जॉब और है। ऑडिटर्स को एक स्टेटमेंट पे कमेंट करना होता है, रिपोर्ट देनी होती है कि रादर इट इज ट्रू एंड फेयर और करप्शन हुई है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि यार मैं कहीं गलत बयान ही ना कर दूं, ऑडिटर कहता है रिपोर्ट लिखते वक्त, इसीलिए मेरे लिए रूल्स बना। तो जहाँ पे जो कंट्रोवर्शियल एरियाज है ना, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, तो बस वहाँ पे क्या है कि भाई रूल्स वाला सिस्टम बेहतर है। सही है। जहाँ पे डिसएग्रीमेंट ज्यादा हो वहाँ पे रूल्स वाला सिस्टम अप्रोप्रिएट है। तो आईएफआरएस जो है स्टैंडर्ड्स जो हैं, इनके फायदे और नुकसानात क्या हैं। तो पहले एडवांटेजेस देखते हैं कि अगर हम लोग ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हम लोग जना अगर फॉलो करेंगे तो क्या एडवांटेज होगा। सही है। इसको हार्मोनाइजेशन कहते हैं। देखो अगर मेजॉरिटी या लाइक के कह लो कि अगर दो कंट्रीज एक ही जैसे स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रही है तो वो हार्मोनाइज हुई हुई है आपस में। तो आईएफआरएस फॉलो करने वाली कितनी हार्मोनाइज हुई हुई है, तकरीबन 170 180 प्लस कंट्रीज हैं पाकिस्तान को मिला के। तो ये हार्मोनाइजेशन का फायदा क्या होता है कि जो दूसरे फॉलो कर रहे हैं हम भी वही फॉलो करें, कि दुबई जो रूल्स फॉलो कर रहा है, यूके जो फॉलो कर रहा है वही पाकिस्तान भी करे, इसका क्या फायदा होगा। तो हम सेम बेसिस पे अपनी प्रेजेंटेशन सारे रखेंगे, हम सबको ये फायदा होगा। सही है। तो हम लोग अपनी स्टेटमेंट्स वगैरह को कंपेर कहाँ, ये कंपेरेबिलिटी लिखा है। सही है। सिंपल ये बस जुमला याद रखो। और हम अगर किसी फॉरेन बैंक से पैसे लेना चाहते हैं, फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पे अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाना चाहते हैं लोगों से, ताकि हम लोग फंड्स लें, इन्वेस्टमेंट करवाएं, तो जब हमारी रिपोर्टिंग ही उनकी तरह होगी तो उनको भी समझने में आसान होगी, हमारे लिए भी आसान होगा फाइनेंस एक्वायर करना। ये लिस्टिंग कहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर होना। अच्छा, दूसरा ये कि जब हम लोग इंटरनेशनल रिपोर्टिंग फॉलो कर रहे हैं
हमें वही रूल्स आते हैं, उनको अप्लाई करना आता है, और बाकी कंट्रीज भी कर रही हैं। तो किसी कंट्री में लाइक इन्वेस्टमेंट करनी हो तो वो कंट्री तो आईएफआरएस ही फॉलो कर रही होगी ना। तो आपको उसकी स्टेटमेंटें देखना, अप्रेजल करना, सही है, वो आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपको भी वही रूल्स आते हैं और उसको वो भी वही रूल्स फॉलो कर रहा है। और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को जब, लाइक आप लोग अभी ये बुक्स पढ़ रहे हो, इसमें आप लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हो, उसके बाद ट्रेनिंग अकाउंटेंट्स बनोगे इंशाल्लाह, और तब भी प्रैक्टिस करोगे। तो अब सारे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट्स पाकिस्तान के जितने भी हैं या यूके में जितने भी हैं, तो वो सारे अगर एक ही जैसे रूल्स फॉलो कर रहे हैं तो इस तरह एफिशिएंसी उनकी ज़्यादा होती है। और ये नहीं कि अगर हम उनको बोले कि अपना अपना यूज़ करो रूल, तो फिर उसमें इतनी एफिशिएंसी भी नहीं होगी। अब हम लोग भी वही फॉलो कर रहे हैं, हमारी सब्सिडरी फॉरेन में है, वो भी वही रूल्स फॉलो कर रही है कि जैसे इंटरनेट मतलब कि आईएफआरएस। तो हम लोगों को कंसोलिडेशन बनाते वक्त आसानी भी होती है। ऑडिट फर्म वालों को कैसी कैसी जॉब्स और कैसी कैसी लाइक के वो मिलती हैं असाइनमेंट्स। अब अगर कोई ऑडिट की ऐसी लाइक कि आपको कंपनी मिल गई जो है तो इधर ही, बट वो उसकी जो मेन लाइक के कंपनी की डिफरेंट डिविजन्स होती है ना। तो यहाँ पे अब जो डिवीजन है वो कंपनी तो नहीं है पूरी। तो आप उस डिवीजन का ऑडिट करने आए और वो कंपनी अपनी जो असल की जो कंपनी जहाँ पे उनका हेड ऑफिस है फॉर एग्जांपल किसी और कंट्री में, तो वो रूल्स अगर फॉलो कर रही है और आपके रूल्स अगर और हो, जहाँ पे आप ऑडिट आपने जहाँ से पढ़ा हुआ है, जहाँ प्रैक्टिस की हुई है उस कंट्री में रूल्स और हो, और जिस कंपनी का ऑडिट करने आए हो वो असल में किसी, वो कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट है आपकी कंट्री में, आप उसका ऑडिट करने आए हो और वो कोई और रूल्स फॉलो अगर कर रहा है, तो आपको ऑडिटिंग करना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर आप अकाउंटेंसी सर्विसेज लोगों को दे रहे हो और डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के रूल्स अगर फॉलो कर रही है, डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रही है, तो आपको अकाउंटिंग भी मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए आसानी हो जाती है अगर आईएफआरएस फॉलो कर रहे हो। नुकसान क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये सारे बनाना लाइक इट्स कॉस्टली। ये जो इसका बोर्ड बना हुआ है, जो भी इदारा बना हुआ है, मैं बताता हूँ अभी कौन सा इदारा ये बनाता है, तो उसका पैसा लग रहा है, उसने बंदे रखे हुए हैं, ओवरहेड्स पे कर रहा होगा। तो एक ये कि हर कंट्री में ये अब लागू नहीं किया जा सकता ना। अब जिस तरह मैंने वो रोड टैक्स की एक छोटी सी एग्जांपल दी है, तो डिफरेंस आ गया है। तो अब किसी किसी कंट्री में तो पता नहीं क्या क्या रूल्स होंगे। तो इन सब में अप्लाई करना, इसको मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग, अच्छा कुछ कंट्रीज इसको इम्प्लीमेंट भी नहीं करती, क्योंकि इसके लिए अकाउंटेंट्स लाने पड़ते हैं, और वो अकाउंटेंट्स काफ़ी ज़्यादा पैसे लेते हैं अक्सर। कुछ कंट्रीज और कुछ कंपनीज अफोर्ड नहीं कर पाती, तो बस वो कंट्रीज जो है वो ये नहीं फॉलो करती। और डिफरेंट डिफरेंट लॉज होते हैं, तो उन सबको जहन में रखना और लाइक आईएफआरएस बनाना मुश्किल है। तो आईएफआरएस फॉलो करने वालों को लॉ लीगल सिस्टम को भी देखना पड़ता है, अपनी नेशनल लॉ को भी। तो वो अब अगर उनका नेशनल लॉ इसके साथ कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हो, तो फिर आईएफआरएस उस कंट्री में लगाना अब ये ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है। तो ये डिसएडवांटेज है इसका, कि डिफरेंट लीगल सिस्टम्स होती हैं कंट्रीज में, डिफरेंट कंट्रीज में। और कुछ कुछ कंट्रीज अब जिस तरह अमेरिका नहीं मान रहा आईएफआरएस को, तो वो लाइक ये भी एक डिसएडवांटेज है आईएफआरएस का। और डिफरेंट कंट्रीज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का डिफरेंट मेंटेलिटी रखती है, माइंडसेट। तो उन सबको एक माइंडसेट पे लेके आना, एक स्टैंडर्ड फॉलो करवाना, ये भी थोड़ा सा चैलेंजिंग है। ये पॉइंट्स याद रखने हैं सारे। मैं पढ़ाऊंगा ही वो जो बस पेपर में इंपॉर्टेंट होगा। अब कौन है ये डायरेक्ट, जो हमें डायरेक्ट कर रहा है, हमें पॉलिसीज गाइडलाइंस बता रहा है इस रिपोर्टिंग के? कौन है वो पार्टी, वो इदारा, वो बंदा? सही है वो, या वो ग्रुप ऑफ बंदे? सही है, इदारा हो गया फिर तो वो है आईएफआरएस फाउंडेशन। सही है, वो है आईएफआरएस फाउंडेशन। ये हमारा जो लाइक डिपार्टमेंट या वो डायरेक्टर्स जो है ना, ये उनको सुपरवाइज कर रहा है। लाइक के जो स्टैंडर्ड्स बनाने वाले हैं ना, ये उनका एक तरह से दादाजी है, आईएफआरएस फाउंडेशन। सही है, तो ये सबसे बड़ा हो गया कह लो। और इस आईएफआरएस फाउंडेशन ने क्या जिम्मेदारी ली है, क्या प्रॉमिस की है, कि भाई मैं, एक तो ये है कि तुम लोगों का सरबराह हूँ। सही है, स्ट्रेटेजिक लेवल पे कोई भी डिस्कशन हो, कोई भी
लाइक के स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे बैठा भी ये होगा कौन, आईएफआरएस फाउंडेशन, गवर्नेंस इसके पास होगी। और इसने आगे, अब जाहिर बात है ये एक तरह से मिनिस्टर हो गया। तो इसने आगे कुछ डिपार्टमेंट्स बनाए हुए होते हैं जो ये काम कर रहे होंगे। जिम्मेदारी इसकी है मिनिस्टर की, फाउंडेशन की। अब ये क्या पता ये मिनिस्टर इतना पढ़ा लिखा ना हो, लाइक होते हैं इसमें आईएफआरएस फाउंडेशन में सारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टर्स ही होते हैं, इकोनॉमिक्स वगैरह वाले भी होते हैं। बट स्टैंडर्ड एग्जैक्ट अब IS2 इतना डीप बनाना, इतना डीप नॉलेज IS2 की शायद इस IFRS फाउंडेशन वाले के पास ना हो। तो इसने आगे से बोर्ड्स बनाए हुए होते हैं, डिफरेंट कमिटीज बनाई हुई होती हैं जो ये काम करती हैं। तो उन कमेटियों को काम करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो पैसों का भी इसने प्रॉमिस किया कि भाई मैं तुम्हें फंडिंग लाकर दूंगा IFRS फाउंडेशन में। तो ये दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद रखना। क्या इसने प्रॉमिस किया है, क्या मकसद है इसका, क्या एम है कि मैं एक ऐसा स्टैंडर्ड बनाऊंगा। IFRS फाउंडेशन कह रहे हैं कि मैं एक ऐसा स्टैंडर्ड बनाऊंगा जो ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा और हाई क्वालिटी होगा। उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकेगा, वो सबको समझ भी आएगा। जैसे आप अपनी एग्जांपल ले लो, F7 आप लोगों ने पढ़ा है या पढ़ रहे हो, तो समझ आ रहा है ना। तो स्टैंडर्ड समझना कोई मुश्किल तो नहीं है। तो इसने इतना ऐसे ज़बरदस्त क्वालिटी का बना कर दिया कि लोगों को समझ भी आएगा, कोई चैलेंज भी नहीं कर सकते। आप उसको जब अप्लाई कर रहे होगे तो इजीली अप्लाई भी होगा। हाई क्वालिटी का बनाएगा ये। और फिर उसने कहा है कि मैं सिर्फ बनाऊंगा नहीं, मैं प्रमोट भी करूंगा उसको। मैं फायदे नुकसान भी बताऊंगा कि भाई फॉलो करोगे तो ये फायदा होगा, नहीं फॉलो करोगे तो ये नुकसान होगा। फिर मैं ऐसी बुक्स वगैरह भी लिखूंगा और हर कंट्री में दूंगा जो जो ये फॉलो कर रहे हैं कि ये कैसे अप्लाई करने हैं आपने। तो IFRS वालों ने 7 बुक्स बनाई हुई है मोटी मोटी, ये स्कैंस की लाइब्रेरी में पड़ी हुई होती है। सही है, मोटी मोटी बुक्स हैं उसमें, कंप्लीट कंप्लीट स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। तो आप लोगों के तो डिफरेंट लेवल्स हैं ना। अब जिस तरह मैं कहता हूँ कि IFRS फाउंडेशन ने जो वो बुक्स लॉन्च की है ना, उसमें किसी एक बुक में IS2 लिखा हुआ है, तो वो IS2 फुल डिटेल में लिखा हुआ होगा। आप लोग तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हो। सही है। ये फिर कैप्लन वालों ने क्या किया, उसी बुक्स में से वो IS2 लेके उसको तोड़ा है, और कुछ FA2 में, कुछ F3 में, कुछ F7 में, कुछ SBR में, इस तरह करके उसको बांट दिया। तो ये लोग IFRS फाउंडेशन वाले क्या करते हैं कि किस तरह से ये स्टैंडर्ड्स अप्लाई होंगे, यूज होंगे, इनके बंदे हर कंट्री में बताते हैं, बुक्स इनकी हर कंट्री में जाती हैं जो ये फॉलो कर रहे होते हैं IFRS। और ये कहते हैं कि भाई हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल, ये जो ये अब ये इंटरनेशनल बना रहे हैं ना IFRS फाउंडेशन वाले, ये कहते हैं इनको हम नेशनल जो स्टैंडर्ड है ना, या नेशनल जो लॉज है, नेशनल जो रेगुलेशंस है, तो हम उनके करीब करीब इसको लेके आएंगे, ऐसे हाई क्वालिटी का बनाएंगे कि लाइक के IAS 16, मैंने बताया कि पाकिस्तान सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहा है ये इंटरनेशनल, बट IAS 16 की मैंने एग्जांपल दी है। तो अब ये देखो, सिर्फ रोड टैक्स का डिफरेंस था ना, या इसी तरह एक दो और चीज़ों का डिफरेंस होगा, किसी किसी स्टैंडर्ड में तो डिफरेंस भी नहीं होगा। तो ये लोग स्टैंडर्ड ही ऐसा बनाते हैं कि उसमें गैप जो होता है वो कम से कम आए। नेशनल जो बात होती है और इंटरनेशनल जो ये लोग कॉन्सेप्ट बता रहे हैं IFRS फाउंडेशन वाले, उनका गैप भी ये लोग खत्म करने की कोशिश करते हैं, ऐसा स्टैंडर्ड बनाते हैं। IFRS फाउंडेशन ने आगे एक बोर्ड बनाया है, और वो बोर्ड अब इसके पास जिम्मेदारी है कि ये बनाएंगे और इशू करेंगे क्या, IFRS स्टैंडर्ड्स। तो ISB असल में बनाता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसमें वो एक्सपर्ट्स होंगे डिफरेंट कंट्री के। सही, डिफरेंट कंट्रीज के एक्सपर्ट्स होंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड, और वो इस पे काम कर रहे होंगे। तो उनको किसने बोला ये काम करने का, IFRS फाउंडेशन ने। देखो, IFRS फाउंडेशन सबसे सुप्रीम बॉडी होगी, ये इदारा हो गया एक तरह से।
इसने आगे बोर्ड बनाया था, ये मिनिस्टर था, इसने आगे से मिनिस्टर ने, देखो फॉर एग्जांपल एजुकेशन मिनिस्टर है, उसने आगे से एचईसी बनाया वहाँ पे, अब भाई तुम लोग ये काम करोगे स्पेसिफिक टास्क। तो इसी तरह आईएफआरएस फाउंडेशन ने क्या बनाया हुआ है, आईएएसबी बोर्ड बनाया है। तो आईएएसबी ने क्या किया है, आगे दो कमेटीज भी अपनी मदद के लिए बनाई हुई हैं। स्टैंडर्ड्स पे इंटरप्रिटेशन, कोई इश्यूज वगैरह राइज होना, तबसरा करना, किसको कैसे वो यूज करना है, अप्लाई करना है। तो आईएफआर इंटरप्रिटेशन कमेटी, और एक है एडवाइजरी काउंसिल, ये बोर्ड को एडवाइजेस वगैरह करती है, उसके एजेंडा पे काम करती है। जो आईएएसबी का मकसद होता है उसको, लाइक इसमें भी एक्सपर्ट्स होते हैं एडवाइजरी काउंसिल में भी। तो जो इंटरप्रिटेशन कमेटी है, एक कमेटी जो है इंटरप्रिटेशन कमेटी, तो ये आईएएसबी की कमेटी है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की कमेटी है। और बोर्ड अप्रूव करता है इस कमेटी को। और इस कमेटी की ड्यूटीज क्या होंगी, ये तुम लोगों ने अब याद रखना है। ये गाइडेंस करती हैं सबको, जो ये आईएफआरएस फॉलो कर रहे हैं ना, उन कंट्रीज वगैरह में जाकर उनको ये गाइड करती है कि भाई कैसे आईएफआरएस आपने, मतलब इंटरप्रेट करती है, डिटेल बताती है उस चीज़ की, तशरीह करती है, इजी जुबान में समझाती है, उसको आसान बनाती है। और जो भी ये इशू करती है ना गाइडेंस, वो बोर्ड की इजाज़त से ही पब्लिश होता है। ये उन इश्यूज पे बात करती है जो बहुत अहम इश्यूज होते हैं, सही है, कोई छोटे मोटे इश्यूज पे नहीं। और इंटरप्रिटेशंस में क्या क्या, ये क्या क्या कमेंट लाइक के करती है, क्या क्या बताते हैं, इनका क्या क्या लाइक के मकसद होता है, ये क्या बात बता रहे होते हैं, इनका क्या काम है। तो जो भी स्टैंडर्ड नया स्टैंडर्ड तो नहीं, जो रिपोर्टिंग में इश्यूज होते हैं, रिपोर्टिंग करते वक्त जो इश्यूज आ रहे होते हैं, क्योंकि हर कंट्री हर बिजनेस की नेचर और हो रहा है, तो इनको जो रिपोर्टिंग करते वक्त इश्यूज आ रहे होते हैं, तो वो जो नया इशू बोर्ड को जैसे ही पता लगता है आईएसबी को, वो इंटरप्रिटेशन कमेटी को कहती है कि बस तुम लोग इस पे काम करो, तुम लोग इस पे इंटरप्रिटेशन करो। तो इंटरप्रिटेशन कमेटी किस चीज़ पे काम करती है, जो नया इशू अराइज हो रिपोर्टिंग करते वक्त, जिस तरह क्रिप्टो करेंसी आई है, ये एक नया ट्रांजेक्शन आई है ना, तो जो कंपनीज इसमें डील कर रही हैं, तो उनको ये एंट्री, क्या वो एंट्री पास करे, कोई रूल्स वगैरह कुछ नहीं है, तो इंटरप्रिटेशन कमेटी फौरन एक्टिव हो जाती है और वो इस इशू पे काम करने लग जाती है। और ये उन इश्यूज पे भी काम करती है कि जहाँ पे स्टैंडर्ड बना हुआ हो, स्टैंडर्ड बना हुआ हो, उस ट्रांजेक्शन की डिटेल बनी हुई हो, बट लोगों से अप्लाई नहीं किया जा रहा हो, वो जब अप्लाई करते हैं तो कोई ना कोई रूल्स कॉन्फ्लिक्ट कर रहा होता है उनका, तो ये एक इशू क्रिएट हो गया। तो ये इंटरप्रिटेशन कमेटी उस पर भी काम करती है, सही है। अथॉरिटेटिव गाइडेंस, लाइक इनके पास अथॉरिटी है, ये गाइडेंस देते हैं कि भाई आप लोग ये चीज़ इस तरह नहीं इस तरह करो, मतलब कि वो समझाते हैं ना उनको जाके कि ये स्टैंडर्ड में बात इस तरह से लिखी हुई है, आप लोग और समझ रहे हैं इसे। जब इंटरप्रिटेशन ये किसी चीज़ की तशरीह करने लगते हैं, ये किसी चीज़ की डिटेल बताने लगते हैं, तो इंटरप्रिटेशन कमेटी क्या करती है, नेशनल लॉज को भी, नेशनल जो इंटरप्रिटेशन कमेटीज होंगी उनको भी, जो लाइक के पाकिस्तान की इंटरप्रिटेशन कमेटी, जो फॉर एग्जांपल यूके की इंटरप्रिटेशन कमेटी, तो आईएफआरएस जो इंटरप्रिटेशन कमेटी है, ये क्लोजली वर्क कर रही होती है इस पाकिस्तान की इंटरप्रिटेशन कमेटी और यूके की इंटरप्रिटेशन कमेटी के साथ। अच्छा, अब इंटरप्रिटेशन कमेटी जब वो पाकिस्तान की इंटरप्रिटेशन कमेटी से काम के साथ काम करेगी, और पाकिस्तान की इंटरप्रिटेशन कमेटी ने कोई इनको एडवाइस दी, एडवाइस क्या है, कोई इंटरप्रिटेशन बताई कि यार ये चीज़ इस तरह से होगी, तो अगर तो लाइक कि तीन बंदे उस पे तीन, नो मोर देन थ्री, तो मोर देन थ्री मीन्स के चार, अगर चार बंदों ने उसके वो इसके अगेंस्ट हो गए हैं कि नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है,
और तीन लाइक के चार बंदे बोल रहे हैं कि भाई, या चार से ज़्यादा बोल रहे हैं, तो वो इंटरप्रिटेशन कमेटी की लाइक के वो मेजॉरिटी कह लो कि बोर्ड एक तरफ हो गया। बोर्ड तो नहीं, इंटरप्रिटेशन कमेटी को कमेटी का हो गया। तो कमेटी के अंदर जो मेंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल 10 हैं, तो चार बंदे अगर बोल दें कि नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होगी, तो बस वो बात उस चीज़ पे रिजेक्शन हो ही जाती है। बट अगर दो बंदे कह रहे हैं कि नहीं ये चीज़ ऐसे है या वैसे है, तो फिर उनकी बात प्रिवेल नहीं करती, बाकियों की लाइक के बात मानी जाती है। और फिर उसके बाद जैसे बोर्ड आपस में डिसाइड करते हैं, एग्री करते हैं, तो फिर कमेटी जैसे एग्री करती है आपस में, तो फिर ये बोर्ड के पास लेके जाती है और फिर उस बात पे अप्रूवल लेती है, और फिर उसके बाद वो पब्लिश हो जाता है। तो ये इंटरप्रिटेशन कमेटी वालों का काम है। इसके बाद एडवाइजरी काउंसिल, ये बोर्ड के लिए क्या करती है? वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज अफेक्टेड बाय बोर्ड्स वर्क। देखो, ये जो बोर्ड स्टैंडर्ड बना रहा है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स बना रहा है, तो वो रिपोर्टिंग कौन कौन करेगा? डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट कंपनीज करेंगी। तो इसका मतलब है वो सारी कंपनीज और कंट्रीज इम्पेक्ट होंगी इस रिपोर्टिंग से। उनका प्रॉफिट कितना होगा, लॉस कितना होगा, यही तो बताएगा IFRS। तो वो इफेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे? तो इसीलिए क्या है कि भाई ये जो एडवाइजरी काउंसिल है, ये बोर्ड को एक तरह से वो प्लेटफॉर्म दे रहा है। लाइक कि यही वो प्लेटफॉर्म है। एडवाइजरी काउंसिल ये काम करता है, क्या काम करता है कि जो बोर्ड के काम से, जो स्टैंडर्ड से इफेक्ट होंगे, उनके लिए लाइक के ये कौन कौन इफेक्ट होंगे, कैसे इफेक्ट होंगे, ये बताता है बोर्ड को। सही है, बोर्ड को एडवाइजेस करता है। इनकी क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इनका क्या मकसद है? एडवाइज द बोर्ड ऑन डिसीजंस। जो बोर्ड काम कर रहा है उस पर क्या लाइक एडवाइजेस देते हैं, डिसीजन, हतमी फैसला बोर्ड लेने से पहले एडवाइजरी काउंसिल, एडवाइजरी ये जो कमेटी है, इससे लाइक के इसके साथ इससे पूछती है, एडवाइजेस लेती है इससे। सही है, तो एडवाइजरी काउंसिल जो है वो बोर्ड को एडवाइजेस देती है। और बोर्ड किस चीज़ पे पहले काम करे, किस चीज़ पे बाद, किस चीज़ पे डिटेल में काम करे, किस चीज़ पे कम करे, ये भी बताती है, एडवाइजेस करती है ना। ये बोर्ड को इन्फॉर्म करती है कि किस ऑर्गेनाइजेशन, किस इंडिविजुअल। तो जो भी जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे होते हैं स्टैंडर्ड्स के, जिस पे स्टैंडर्ड्स पे काम चल रहा होता है, अभी भी काफ़ी स्टैंडर्ड्स अंडर डेवलपमेंट है। 8 8 10 10 साल भी लग जाते हैं स्टैंडर्ड को डेवलप होते होते। तो वो जो डेवलप हो रहे होते हैं, तो बस ये ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल से रिलेटेड जितना भी लाइक के वो जिस जिस पे इम्पेक्ट होगा और जो भी उसकी कॉन्सिक्वेंसेज होंगी, तो ये बोर्ड को उस प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा होता है उनके साथ, बोर्ड के साथ मिलके। सही है, तो बोर्ड ने आगे से इसको अपने साथ रखा है कि डिफरेंट एजेंडा होंगे, बोर्ड के डिफरेंट काम होंगे, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होंगे स्टैंडर्ड के डेवलपमेंट के, स्टैंडर्ड बनाने के। तो ये उनको एडवाइस करता है, उनको बताता है। और भी जो भी एडवाइस बोर्ड को चाहिए हो, जो बोर्ड पूछेगा, ये उसको बताएगा। गाइस आगे चलते हैं। और स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ IFRS। तो IFRS का क्या स्कोप है? स्कोप तो आप लोगों को पता है कि ये रिपोर्टिंग के लिए स्टैंडर्ड्स है, तो ये इसका स्कोप है, ये काम है। बट एप्लीकेशन करते वक्त इसको क्या लाइक कि कोई स्पेशल कोई बात हो इसको अप्लाई करते वक्त, तो उसको ज़रा पढ़ते हैं कि एनी लिमिटेशन ऑफ एप्लीकेबिलिटी। कोई भी लिमिटेशन अप्लाई करते वक्त, कोई स्टैंडर्ड, तो वो जो लिमिटेशन है ना, उस लिमिटेशन को भी स्टैंडर्ड के अंदर ही बता दिया जाता है। सही है, तो ये एप्लीकेशन इससे फिर आसान हो जाती है कि अप्लाई करते वक्त एक स्टैंडर्ड को कोई लिमिटेशन अगर है, कोई चीज़ें, कोई एजम्पशन, कोई रिस्ट्रिक्शन अगर कोई है, तो वो उसी स्टैंडर्ड में बता दिया जाता है। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि नॉन करंट एसेट को लेकर बाद में डेप्रिशिएट करो, स्टैंडर्ड कहता है। पर स्टैंडर्ड ने लिमिटेशन भी तो बताई है कि अगर लाइफ ही नहीं पता इन्फिनिट लाइफ वाले एसेट्स की, डेप्रिसिएशन फिर नहीं होती। तो ये उसने बीच में ही फिर बताया स्टैंडर्ड में।
और कोई छोटे मोटे चीज़ों के लिए, आइटम्स के लिए स्टैंडर्ड पूरा पूरा नहीं बनाया गया। जैसे कि वेजेस पे स्टैंडर्ड सुने कभी आपने? वेजेस पे, अब वेजेस एक एक्सपेंस है, उस पर स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत ही नहीं थी इतनी। तो छोटी मोटी चीज़ों पे लाइक के इस तरह की चीज़ों का नहीं बनाया गया। तो अब ये ना समझना कि एक्सपेंसेस पे स्टैंडर्ड होते ही नहीं है। क्यों नहीं होता एक्सपेंसेस पे स्टैंडर्ड? सही है, होते हैं, बट वेजेस पे नहीं है। अच्छा, अब ये हमने ऊपर भी पढ़ा है कि बोर्ड लाइक के चूंकि ये आईएफआरएस डिफरेंट कंट्रीज में अप्लाई होने हैं, तो बोर्ड नेशनल स्टैंडर्ड सेटर्स के साथ मिलकर काम करता है। ये हमने ऊपर भी पढ़ा पहले। तो अब जरा इसको डिटेल में बात करते हैं इस पे। तो जब तक नेशनल स्टैंडर्ड सेटर्स, नेशनल जो लाइक के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जो बॉडी होती है, सही है, जिस तरह यहाँ पे आई आई कैप वाले हैं, सही है, ये पाकिस्तान में पार्लियामेंट इनके अंडर आता है। तो इनके साथ मिलकर आईएफआरएस वाले काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी कंसेंट और कॉपरेशन और इजाज़त के बगैर लाइक कि वहाँ पे अगर वो फॉलो ही नहीं कर रहे आईएफआरएस, तो बस वहाँ पे हम लोग नहीं जाएंगे आईएफआरएस वाले। सही है, बट जो फॉलो कर रहे हैं तो फिर हमें उनके साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, ताकि हम लोग एग्जैक्ट उसकी क्वालिटी ना वो हो ना खराब हो स्टैंडर्ड की। तो इसलिए हम उनके साथ मिलकर काम करते हैं। तो उनके सपोर्ट के बगैर कोई नया स्टैंडर्ड्स उस तरह से लाइक उनके लिए बनाना कि हमें पता ही ना हो पाकिस्तान में क्या क्या ट्रांजैक्शन है और हम पाकिस्तान के लिए स्टैंडर्ड बना रहे हैं, तो इस तरह नहीं होता। तो इसीलिए बोर्ड और जो नेशनल स्टैंडर्ड सेटर्स होते हैं, ये मिलकर काम करते हैं। तो सबसे पहले इन ऑर्डर टू, देखो ये यहाँ से, इन ऑर्डर टू अचीव दिस, अब ये उनके साथ मिलकर काम करना होता है, और ताकि मसले ना हो, तो इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है? हमने बोर्ड में, सही है, बोर्ड में हमने ये एक माहौल बनाया हुआ होता है, एक बेस्ट प्रैक्टिस बनाई हुई होती है बोर्ड में, आईएसबी ने। क्या क्या जो है ना वो बेस्ट प्रैक्टिस बनाई हुई है कि जो इम्पोर्टेंट नेशनल स्टैंडर्ड सेटर्स है ना, जो अहम अहम इकोनॉमीज हैं, अहम अहम जो बड़ी बड़ी कह लो कंट्रीज, सही है, इंपॉर्टेंट नेशनल स्टैंडर्ड्स सेटर्स जो हैं, तो उनको हम लोग बोर्ड में लेके आए हैं कि तुम लोग बोर्ड में ही आओगे। सही है, लाइक के बोर्ड जो आईएसबी बोर्ड बना हुआ है, आईएसबी बोर्ड जो बना हुआ है, इसमें क्या किसी एक कंट्री के लोग हैं? नहीं, बड़ी बड़ी कंट्रीज के लोग हैं। सही है, बड़ी बड़ी कंट्रीज के लोग हैं। तो ये नहीं कि जो बाकी जो बड़ी बड़ी कंट्रीज नहीं है उनकी हम लोग जो है ना उनसे पूछते नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। हम लोग बाकियों से कोऑर्डिनेट करते हैं। तो इम्पोर्टेंट कंट्रीज से हमने बोर्ड में बंदे बिठाए हुए हैं, और बाकियों के साथ हम लोग क्लोज कोऑर्डिनेशन करते हैं। ये लोग आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, आप एक दूसरे के साथ वर्क प्लान्स, इंटरनेशनल वाला नेशनल को बता रहा होगा, नेशनल वाला इंटरनेशनल के साथ शेयर कर रहा होगा। हाँ, तो ये नेशनल स्टैंडर्ड सेटर्स भी जो होते हैं ना, नेशनल स्टैंडर्ड सेटर्स, ये देखो, हम लोग आपस में प्लान्स शेयर करते हैं जब कोई ना कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है स्टैंडर्ड बनाने का, ताकि जो नेशनल स्टैंडर्ड सेटर्स हैं वो इस स्टैंडर्ड को, ये जो नया स्टैंडर्ड, नया प्रोजेक्ट जो काम हुआ है, उसमें लाइक के वो अपनी कुछ ना कुछ एडिशन करवा सके ना। तो इसीलिए हम लोग उनके साथ काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन हमारी होती है। ऑल नेशनल स्टैंडर्ड सेटर्स कैन इशू बोर्ड डिस्कशन पेपर एंड एक्सपोजर ड्राफ्ट। ये बोर्ड डिस्कशन पेपर क्या होता है, एक्सपोजर ड्राफ्ट क्या होता है, अभी थोड़ी देर में मैं बताता हूँ। बस याद रखना कि जब स्टैंडर्ड बन रहा होता है ना, डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड, जब स्टैंडर्ड बन रहा होता है, तो उस वक्त ये डिस्कशन पेपर और एक्सपोजर ड्राफ्ट होते हैं। सही है, जब स्टैंडर्ड बन रहा होता है, तो ये डिस्कशन पेपर जो लोग लिखते हैं, उसमें कौन से लोग भी होते हैं? नेशनल स्टैंडर्ड सेटर्स भी होते हैं। लाइक के स्टैंडर्ड बनते वक्त जो डिस्कशंस हम लोग करवाते हैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट से, तो उसमें नेशनल स्टैंडर्ड सेटर्स भी होते हैं। ओवर अ रीजनेबल पीरियड, कुछ टाइम बाद
बोर्ड और नेशनल स्टैंडर्ड सेटर्स रिव्यू भी करते हैं बार बार स्टैंडर्ड्स को, सही है। क्योंकि वक्त चेंज हो रहा होता है, बिजनेस इन्वायरमेंट्स चेंज हो रही होती हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही होती है। तो वो शायद कोई ऐसी ट्रांजेक्शनें आ रही हो सामने जिन पे स्टैंडर्ड अधूरा बना है, तो इसलिए वो बार बार स्टैंडर्ड को रिव्यू करते हैं कि यार कोई किसी स्टैंडर्ड को अपग्रेड करने की तो ज़रूरत नहीं है। National standard setters would not be required to vote for IASB preferred solution in their national standards. वो कह रहे कि नेशनल स्टैंडर्ड्स जो बनाते हैं, जो आईएसबी ने प्रेफर्ड सोल्यूशन दिया है ना, वो लोग फॉलो करेंगे ही करेंगे। कि जब इन्होंने आईएसबी ने कह दिया कि जिसकी लाइफ नोन हो उस एसिड को डेप्रिशिएट करेंगे, जिसकी ना नोन हो उसको नहीं करेंगे, तो बस ये प्रेफर्ड सोल्यूशन था। तो इस पे नेशनल स्टैंडर्ड सेटर्स कुछ कर नहीं सकते। हाँ, वो प्रेजेंटेशन वगैरह चेंज कर दे, बाकी एंट्री नहीं चेंज कर सकते वो, या ये रूल नहीं चेंज कर सकते। तो सिंस ईच कंट्री रिमेन्स फ्री टू अडॉप्ट, अब हम पूरी दुनिया पे ये जबरदस्ती लागू नहीं कर रहे हैं ये फॉर्म्स। जो कंट्री इसको फॉलो करना चाहती है वो कर ले। और अमेंडमेंट भी इसमें इजाजत होती है अमेंडमेंट करने की स्टैंडर्ड्स में, नेशनल स्टैंडर्ड सेटर में। कि भाई आपके अगर कोई स्पेसिफिकली आपकी कंट्री में कोई रूल और बनते हैं, इंटरनेशनल के मुताबिक नहीं बन रहा हो, तो फिर आप उसमें चेंज कर सकते हो, सही है, स्टैंडर्ड को वहां पे। ये देखो जरा, ये येलो वाला, द एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनेशनल। अब ये जो इंटरनेशनल रूल्स हैं, इंटरनेशनल ये जो ये लोग प्रेफर्ड सोल्यूशन देते हैं, तो ये क्या है? एक फैक्टर है जो नेशनल लॉ बना, नेशनल स्टैंडर्ड बनाने वाले माइंड में रखें। किस चीज को माइंड में रखें? इंटरनेशनल, वो जो बात की गई है स्टैंडर्ड में, जब भी वो लोग नेशनल वाले जब भी कोई ना कोई अपने लिए स्टैंडर्ड बना रहे होते हैं, सिंपल सी बात है कि वो इंटरनेशनल चीजों को, इस फैक्टर को अपने जहन में रखेंगे। आईएसबी में कौन कौन होगा? तो हमने काफी मेंबर्स अपने बोर्ड में ही डिफरेंट कंट्रीज के रखे हुए हैं, और जिनको नहीं रखा हुआ हमने अपने बोर्ड में, जो बोर्ड में नहीं है, उनके साथ हम लोग एनी टाइम कांटेक्ट करते रहते हैं, सही है। गाइस, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आखिरी टॉपिक है कि आईएफआरएस स्टैंडर्ड कैसे डेवलप होता है। तो एक फॉर्मल सिस्टम होता है, सही है। और इसमें बड़े बड़े लाइक कंसल्टेशंस अकाउंटेंट्स इसमें बैठे हुए होते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट्स इसमें होते हैं, इसमें रेगुलेटरी बाकी की बॉडीज होती हैं, सही है, मेन मेन जो है ना, जो रिपोर्टिंग पे काम कर रही होती हैं। और क्या है कि सबसे पहले ना, आईएसएसबी आई ये जो बोर्ड जो होता है ना, ये क्या करता है? बोर्ड सबसे पहले शुरुआत स्टैंडर्ड की एडवाइजरी काउंसिल के साथ करता है। एडवाइजरी काउंसिल को बुलाता है और एक मीटिंग रखवाते हैं और उसमें डिस्कशन होती है पहले,
क्योंकि डायरेक्ट तो बोर्ड काम तो नहीं शुरू कर देगा ना। तो इसलिए बोर्ड पहले एडवाइजरी काउंसिल को बुलाता है और उनके साथ डिस्कशन करता है कि भाई हमने फलानी चीज़ पे स्टैंडर्ड बनाना है। फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? सबसे पहला स्टेप, जब वो एडवाइजरी काउंसिल कहती है ना कि हाँ भाई वाकई में स्टैंडर्ड इस टॉपिक पे बनाना ज़रूरी है, सही है, इस ट्रांजेक्शन पे स्टैंडर्ड बनाना ज़रूरी है, जब वहाँ से लाइक के वहाँ की भी उनके साथ डिस्कशन वगैरह क्लियर हो जाती है, तो सबसे पहले क्या होता है? ये वो जो अभी मैंने बताया वो पहले स्टेप में ही आता है, सही है, पहले स्टेज में ही आता है, इनिशियली वहाँ पे लिखा होता है कि सबसे पहले क्या किया जाता है। तो सबसे पहले बोर्ड देखती है कि किस चीज़ पे हमने स्टैंडर्ड बनाना। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट है क्रिप्टो करेंसी, अब सब्जेक्ट मिल गया, फिर उस सब्जेक्ट के हिसाब से बोर्ड कमेटी बनाता है। वो कमेटी को कहता है कि भैया मुझे बताओ कि इस प्रोजेक्ट में जब हम ये स्टैंडर्ड बना रहे होंगे तो क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या मुश्किलात आ सकती हैं, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए। और ये सिर्फ ये जो हम लोग एडवाइजरी काउंसिल को अपॉइंट करते हैं ना किसी स्टैंडर्ड के लिए, तो जब तक स्टैंडर्ड बन नहीं जाता, ये आपस में रेगुलर मीटिंग्स करते रहते हैं बोर्ड और एडवाइजरी काउंसिल। स्टेज टू में हम लोग एक डिस्कशन पेपर डिफरेंट नेशनल स्टैंडर्ड सेटर्स, डिफरेंट स्कॉलर्स, फाइनेंशियल एनालिस्ट्स, उनको डिस्कशन पेपर भेजते हैं कि भाई क्रिप्टो करेंसी पे बात करो, सही है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में एज मच एज डिटेल बताओ, सही है, ट्रांजैक्शंस क्या क्या राइज हो सकती हैं बताओ, सही है। तो सारे जो बड़े बड़े गुरु जी होते हैं हम उनको डिस्कशन पेपर्स देते हैं। तीसरे स्टेप में जैसे ही वो डिस्कशन पेपर आ जाते हैं ना, तो उसके बाद हम लोग एक ड्राफ्ट स्टैंडर्ड बनाते हैं। अब ये फाइनल वर्ड्स नहीं होते, ये कोई फाइनल वर्ड्स नहीं होते, ड्राफ्ट होते हैं कि भैया आप लोग अप्लाई करके देखो ये वाला स्टैंडर्ड, अगर इसमें कोई मसला है तो बताओ हमें, हमने अभी फाइनल वर्ड्स पब्लिश नहीं किए। तो कुछ अरसे तक ये ड्राफ्ट चलता रहता है। फिर वहां से जब रिप्लाई आता है कि हाँ यार तुम लोगों ने जो ड्राफ्ट पब्लिश किया था वो ठीक था, जो स्टैंडर्ड तुम लोगों ने एज अ ड्राफ्ट अभी उसमें काम होना बाकी है, वो जो आप लोगों ने एक्सपोजर ड्राफ्ट बनाकर भेजा था, तो क्या नाम है कि अब उसमें ये मसले हैं या नहीं है, तो वो कमेंट्स जब आ जाते हैं हमारे पास, फिर बोर्ड उसको उन कमेंट्स को देखकर ड्राफ्ट में जो भी चेंजेस करनी हो करने के बाद क्या करती है, आईएफआरएस स्टैंडर्ड बना लेती है और पब्लिश करती है। पब्लिकेशन तब होगी जब कम से कम मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड उस फाइनल टेक्स्ट पे एग्री करेगा, सही है, मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड, 15 में से 8 मेंबर्स बोर्ड के जब एग्री करेंगे फाइनल टेक्स्ट पे, तो तब वो पब्लिश होता है, वैसे नहीं। और एक्सपोजर ड्राफ्ट ये जो हमने दिया था, ये नॉर्मली 120 दिन का टाइम होता है कि 120 दिन ये स्टैंडर्ड देख लो सारे, जिसने जो कमेंट करने हैं वो कमेंट तैयार कर लो, कमेंट्स करते रहो, तो 120 दिन का टाइम होता है, उसके बाद फिर हम लोग फाइनल टेक्स्ट वो करते हैं। अक्सर ड्राफ्ट 30 दिन का भी इशू होता है, कभी 30 दिन बस ड्राफ्ट का टाइम है, इसके बाद फाइनल टेक्स्ट हम लोग, या कभी कभार 60 डेज भी होता है। तो ये तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इसमें से क्वेश्चन खामखा आएंगे, सही है, इसमें से क्वेश्चन हर हाल में आएंगे। ये डेवलपमेंट ऑफ आईएफआरएस इसमें से भी आता है, स्टेजेस जो हैं ये स्टेजेस याद रखो, खामखा इसमें से क्वेश्चन आता है। मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ कैसा क्वेश्चन आता है। फिर ऊपर हमने जो आईएसबी, आई इंटरप्रिटेशन कमेटी, एडवाइजरी काउंसिल, इनके बारे में पढ़ा है, उसमें से भी क्वेश्चन आता होता है, सही है। तो लाजमन देखना, इसको रट्टा करोगे अच्छे इन सबको, ये रट्टा है सारा।